प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और अमेरिका के डीएनए में है लोकतंत्र। अमेरिकी सांसदों ने किया प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी पर हुई बातचीत। तकनीक के 25 क्षेत्रों को किया गया चिन्हित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और शुभारंभ। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुरू की नई व्यवस्था। दवा वितरण केंद्र और जांच केंद्र की हुई शुरुआत। और प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत विभिन्न जिलों में हुई हल्की बारिश। गर्मी से लोगों को मिली निजात। कई जिलों के तापमान में हुई गिरावट। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दूरदर्शन समाचारों में अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र एक संस्कृति है जो विचार और अभिव्यक्ति को पंख देती है। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है। हमारी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर कार्य करती है। पीएम के संबोधन का अमेरिकी सांसदों ने जोरदार स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी किया। ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री कांग्रेस को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इससे पहले साल 2016 में कांग्रेस को उन्होंने संबोधित किया था। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस सभागार में पहुंचे तब सांसदों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनकी एक झलक पाने और मोबाइल में एक तस्वीर लेने की होड़ सी नजर आई। पूरा सदन ताली गड़ाहट से गूंजता रहा। भारत अमेरिका के संबंधों की प्रगाढ़ता और नई इस दौरान साफ नजर आई। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. The US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। विदेश सचिव मोहन क्वात्रा ने बताया कि न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी की कई बैठकें हैं। उन्होंने पीएम के अमेरिकी संसद में दिए गए संबोधन और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता की भी जानकारी दी। क्वात्रा ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच तकनीक पर अच्छी बातचीत हुई है। तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत 25 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा तकनीकी सहयोग पर भी कई समझौते हुए हैं। Honorable Prime Minister basically had 2 main engagements. One was an event with the First Lady on skilling for future, event which was organized at one of the community colleges near Washington, Montgomery Community College. And thereafter in the evening yesterday, Honorable Prime Minister, the President and the First Lady had a private engagement at the White House. Day 2
began early this morning with a grand welcome, ceremonial welcome at the White House, which all of you, I'm sure, witnessed. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री शाह केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और इस दौरान वो जम्मू और श्रीनगर में कई विकास कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद अमित शाह भगवती नगर में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। मोदी जी की सरकार के 9 साल समाप्त हुए। ये 9 साल में भारतीय जनता पार्टी अभी एक महाजन संपर्क अभियान चला रही है। वो जन संपर्क अभियान में हमने 9 साल में देश कहां से कहां पहुंचा, इसकी बात करनी। मित्रों, मैं एक ही बात करता हूं। मोदी जी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वाली यूपीए सरकार की जगह 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं कर सकता, ऐसी सरकार चलाई है। और इस देश में से सरकार को हमेशा के लिए तिलांजलि देने की शुरुआत की। उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, इस देश का उत्कर्ष किया है और इस देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में ढेर सारी सुविधाएं, जिसका गरीब आदमी 70 साल से राह देख रहा था, उसको पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इधर जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिनी दौरे पर आ रहे हैं। यहां उपराष्ट्रपति ने नीति सभागार में आयोजित स्टूडेंट इंटरेक्शन मीट को संबोधित किया। संस्थान के द्वारा किए जा रहे इनिशिएटिव्स की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यहां छात्रों को शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आगे लाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारी इकॉनमी विश्व में 5वें नंबर पर है। 2047 में हम नंबर 1 पर होंगे। The incremental trajectory cannot be impeded, but it will get a real speed by your contributions. Let me give you some statistics. I'll not burden you with figures. 2022 digital transfer is the new norm in the world. It is there in the US, UK, France, Germany, India and other countries. In 2022, volume of our digital transfer was $1.3 trillion US. जयपुर के SMS अस्पताल में दिल के मरीजों को भीड़ भाड़ की परेशानी से बचाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आउटडोर में आने वाले मरीजों को जांच की पर्ची कटवाने, दवाइयां लेने और सैंपल देने के लिए अब अलग अलग जगह चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए विभाग ने नया दवा वितरण केंद्र, बिल काउंटर और जांच के सैंपल लेने के लिए OPD में ये केंद्र शुरू कर दिया है। अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि कार्डियोलॉजी OPD में रोजाना औसतन 500 मरीज आते हैं, जिन्हें अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। कार्डियोलॉजी में रोजाना लगभग एवरेज 500 से 600 मरीज विजिट करते हैं। कार्डियोलॉजी में ही हमने कार्डियोलॉजी के मरीजों के लिए दवा वितरण केंद्र की शुरुआत कर दी है। वहीं उनका ब्लड कलेक्शन सेंटर खोला जाएगा, वहीं उनका बिलिंग काउंटर कर दिया गया है। सभी प्रकार की जांचों की बिलिंग उनकी एक जगह हो जाएगी। ECG पहले ही कार्डियोलॉजी की OPD में पहले से हो रही है। इस तरह से मरीजों के लिए उसी एक जगह पे उनको प्रारंभिक सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं वहीं मिल जाएंगी। इस कड़ी में हमने IPD में
एक प्लास्टिक सर्जरी में 24/7 दवा वितरण केंद्र की शुरुआत कर दी है, ताकि मरीजों को, प्लास्टिक सर्जरी के मरीजों को बेड पे जो हम दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं उसमें और सुगमता आए। इसी तरह से हम इस कड़ी में लगभग 40 से 50 दवा वितरण केंद्र वार्डों में और आईपीडी में ओपीडी के मरीजों के लिए खोलने के लिए प्रयासरत हैं, जो अंतिम चरण में। अच्छी सुविधा कर दी, पेशेंट को इधर तक घूमना नहीं पड़ता है, एक जगह हो जाता है सब काम, और सफाई भी पहले से बेटर हो गई है। दवाई लेने हमको दूसरी जगह जाना पड़ता था, अब यहीं पे मिल जाती है, और यहाँ पे जांच भी यहीं हो जाती है, पहले दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये सुविधा हो गई है बहुत। व्यवस्था में बहुत बढ़िया है, दवाई उनके लिए बिल्कुल यहीं पे मिल जाती है, डॉक्टर की भी सुविधा बहुत बढ़िया है, और मतलब सारे जांचें वगैरह भी बहुत बढ़िया हो जाती हैं। पहले से तो बहुत बढ़िया है। पहले जो दूर दवाइयों के लिए अलग जाना पड़ता था, अब एक ही जगह पे सारा कुछ हो जाता है, और बहुत बढ़िया है इसका। इधर जयपुर में जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर अब बीजेपी विधायक और सांसद राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन देंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के चाकसू में पत्रकारों को बताया कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सारे विधायक और सारे सांसद कल 12:15 बजे राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। जो भ्रष्टाचार उजागर किए हैं, विशेषकर आईटी सेक्टर का, जल जीवन मिशन का और खान का बड़ा घोटाला, उनका ज्ञापन पूरी पार्टी के एमएलए, एमपी, संगठन के पदाधिकारी कल राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल से निर्णय करेंगे कि एफआईआर दर्ज करने के। कल हम राज्य के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल के पास सांसद और विधायक पैदल चलकर उन्हें कहने जाएंगे, इस कुकृत्य पर आप रिपोर्ट लो। कल हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद कल ही कोर कमेटी बैठेगी, और कोर कमेटी बैठकर इस राज्यव्यापी आंदोलन जिसकी चिंगारी डॉक्टर किरोड़ी लाल ने लगाई है, उसको हम ज्वाला में बदल देंगे। विश्व योग दिवस पर कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आते हैं। इसी क्रम में जोधपुर में लगातार 26 घंटे सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने 21 योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास की शुरुआत की। लगातार 26 घंटे सूर्य नमस्कार करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि योग न सिर्फ शरीर के लिए लाभदायक है, बल्कि मन और चित्त को भी एकाग्र करने का काम करता है। जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वीसी महोदय को, यहाँ सीमा कव्या जी को, और खासकर उन बच्चों को जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 26 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार कर। हम देख सकते हैं आजकल जो बच्चे मोबाइल, नेट, इन सब में खोए गए हैं, तो उनके चित्त को शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए योगा एक बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा। ये मैं कहना चाहूंगी, शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी योग करना बहुत अच्छी बात है। हमारे पूर्वज जो योगा को बहुत प्रोत्साहन देते थे, आधुनिक युग में हम इसको कहीं भूल से चले गए थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी आयुर्वेद विश्वविद्यालय का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, घंटाघर में इस आयोजन का किया, और विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से, बाल आयोग परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। ये सूर्य नमस्कार हमारे लिए शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों को समर्पित करने, नियमित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस सूर्य नमस्कार में टोटल 121 छात्र एवं शिक्षकों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें आप देख रहे हैं जो पहला बीच वाला है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, और किनारे वाले लोग बदल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। रोज 2-3 घंटे प्रिपरेशन करते सूर्य नमस्कार की, तब जाके हम इतना सारा यहाँ पर कर पाए हैं। हम आगे पहले ढंग से स्ट्रेचिंग करते थे, वार्म अप करते थे, उसके बाद लगातार कम से कम 1-1.5 घंटे हम करते थे सूर्य नमस्कार। बहुत टाइम हो गया, 1 महीने से तो ज्यादा हो गया हम लोग को प्रिपेयर करते।
केंद्र सरकार की स्वच्छता योजना के अंतर्गत उदयपुर में नई सीवरेज लाइन के कार्य का शिलान्यास हुआ है। इस सीवरेज लाइन के बनने से 14 वार्ड के लोग लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही शहर में सीवरेज का कवरेज भी 72% यानी 72% हो जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि 180 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई सीवरेज लाइन से उदयपुर सफाई की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकेगा। प्रतीक्षा कर रहे थे हम कि हमारा ये 200 करोड़ रुपया स्वीकृत है, अगर इसका काम समय पर शुरू हो जाए तो थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी, और इसलिए उन्होंने पिछले महीने भी तय किया, लेकिन समय नहीं बैठा और इसलिए आज की तारीख तय हुई। कार्यक्रम के बारे में और अमृत योजना के बारे में सारा डिटेल उन्होंने बता दिया। केवल इसमें इतना ही है कि लगभग 25 करोड़ रुपया इसमें बच रहा है। अगर इसका आपके अधिकार क्षेत्र में हो और ये 3 वार्ड जो हैं हमारे जो बच गए हैं, जो इस योजना में कवर हो सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस योजना के द्वारा लाभान्वित हो जाएगा। तो इस पर आप जरूर विचार करें। वो लेकर के राजस्थान के दूसरे शहरों में, प्रमुख शहरों में भी हम जो है पत्रकारों ज्यादा रखते हैं। आवासन आपस में कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से कई बार जयपुर जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वहाँ पर योजनाएं जयपुर इसलिए बिछड़ रहा है कि बात को बैठ करके कुछ तय नहीं की जाती, इसलिए मुझे मॉनिटरिंग जरूरी है। मॉनिटरिंग होगा तो टाइम तो काम पूरा होगा, और 2 साल की योजनाएं 8-8 9 साल हमें। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शिरकत की। समारोह में वरिष्ठ स्वयंसेवकों का उन्होंने सम्मान किया। मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्मा राम भी इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न लोगों को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तौर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान नागौर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस साल के शुरुआती 6 महीनों में केंद्र सरकार ने 4 लाख नई नौकरियां दी हैं और अगले 6 महीनों में 6 लाख नई नौकरियां भी दी जाएंगी। या नॉर्थ ईस्ट के मामले हों या जम्मू कश्मीर के हों या टेररिज्म हो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 9 शांति के गुजरे। इस देश में 9 वर्षों में कोई जो भी टेररिस्ट अटैक पहले हुए उन पर लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया गया, और उसके बाद ये शांति से बिल्कुल देश में अब कहीं भी ना तो नक्सलवाद की कभी कभी छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई घटना होती। जम्मू कश्मीर के भी हालात है, कोई छुटपुट हो जाए तो हो जाए। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में कुछ हिंसा हुई है, वो भी आप ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म की है, वो आपसी झगड़े की है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी शांति रही है और पूरे अपने जो माओवादी इलाका था उसमें भी शांति। आंतरिक सुरक्षा भी विशेष फोकस इस सरकार का रहा है। बाह्य सुरक्षा के मामले में चाहे पाकिस्तान का मामला हो या चाइना का मामला हो, हिंदुस्तान ने कभी कदम पीछे नहीं खींचे। लगातार आंखों में आंखें डालकर बात करने का प्रयास भारत ने 2014 के बाद लगातार किया है। विश्व ऊंट दिवस के मौके पर बीकानेर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान ऊंट की दौड़ और उनकी साज सजावट की प्रतियोगिता सभी के बीच आकर्षण का केंद्र रही। देसी और विदेशी सैलानियों ने उत्साह के साथ कई प्रतियोगिताओं को देखा। इस मौके पर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के निदेशक आर्त बंधु साहू ने बताया कि कैमल इको टूरिज्म की अवधारणा पर आयोजित कार्यक्रम में ऊंटों को लेकर परिचर्चा और प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। क्योंकि अभी तक जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। विश्व उष्ट्र दिवस पर हमारा संस्थान का इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास में जो घटती संख्या केवल भारत में है,
जो कि दूसरे देश में या अफ्रीका में उष्ण की संख्या जो है बढ़ रहा है। तो इस घटती संख्या को देखते हुए हमारा सरकार से भी आग्रह है और खुशी की बात है कि हमारा केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, डायरिंग एंड एनिमल हजबेंड्री इस उष्ण दिवस मनाने में हमारा साथ दे रहे हैं। ऊँट से जो हमें मिल रहा है दूध, फाइबर, स्किन, बोन, खाद, मल मूत्र, ये सभी को हम एक रेवेन्यू के सोर्स की तहत कैसे ले जाएं, जिससे कि उष्ण पालक हर एक पॉइंट से उनको कुछ रोजगार मिले, उनको कुछ पैसा मिले, जिससे कि उष्ण व्यवसाय या उष्ण रखना उनके लिए एक लाभप्रद हो। देखिए, हम लोग क्योंकि राजस्थान में हैं तो यहाँ के लिए तो ये विशेषकर टॉपिकल सब्जेक्ट है। हम लोग जानते हैं कि परिस्थिति के कारण ऊँटों की है, जो लोग ऊँट पालते थे उनको कष्ट बढ़ रहे हैं। कई और इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। उसके अलावा हम लोगों की जो समझ है, हम लोग आज दिन भर इस विषय पे चर्चा कर रहे थे, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देना और उसमें इसको इंटीग्रेट करना, और क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बीकानेर में है, अपने में यूनिक है हिंदुस्तान में, तो हम लोग कैसे टूरिस्ट सर्किट में इसको और पॉपुलराइज कर सकते हैं और रेलवे उसमें क्या योगदान कर सकती है। तो बहुत सारे आइडिया हम लोगों ने आज शेयर किए। तो आज जो है आपने देखा होगा 2 आयोजन जो है मुख्य पे किए गए। एक तो ऊँट का श्रृंगार, ताकि जो है लोग बाग समझें कि एक ऊँट को किस तरह से सजाया जा सकता है और उसका कितना महत्व है। और दूसरा जो है ऊँट की दौड़, क्योंकि विशेष करके जो है इस भूभाग में जो है हमारे ऊँट है, पर पर्यटन के दृष्टि से अगर हम देखें तो शायद ये उतना जो विकल्प है उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ। अगर ये डेवलप हो जाता है, यानी कि ऊँट का श्रृंगार है, ऊँट की दौड़ है और उसको सजाने का जो काम है, तो उससे जो है लोगों को, इन ऊँट पालकों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो ऊँट की संख्या घट रही है, इसके ऊपर जो है लोगों का रुझान जाएगा। हाँ, तो यहाँ आ गया आज कैमल फेस्टिवल और कैमल दिन हो गया, रेस हो गया, बहुत सुंदर था। कैमल देखने के लिए बहुत बढ़िया था। जैसा कि आज उत्सव है और बड़े तादाद से यहाँ पर भीड़ हुई है और हम फेस्टिवल में भी आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कि अभी ऊँटों की बहुत ही घट रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमें बहुत कार्य करना चाहिए, उनको उत्साह करना चाहिए। और यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, रेसिंग हुई, बहुत अच्छी हुई और बहुत ही आनंद आया हमें। खेलो इंडिया अभियान के तहत युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने और बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए जयपुर की संस्था बालिकाओं को ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग के गुर सिखा रही है। पेश है इस पर डीडी राजस्थान की एक विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान को गति देने के लिए कई संस्थाएं आगे आई है, जो युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखार रही है। ऐसी ही एक संस्था है जयपुर की श्री राम मार्शल आर्ट संस्था, जो गरीब तबके की बालिकाओं को मुफ्त सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है। इसी के साथ बालिकाओं को ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। संस्था के निदेशक श्री राम चौधरी ने बताया कि उनका उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को निखार कर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करना है। और यहाँ पे कम से 50 करीब बच्चे हैं हमारे पास। इसमें है सारी ये कच्ची बस्ती के, जो 1 से लेके 7 नंबर टेलर, उनके सारे बच्चे हैं यहाँ पे। ये लोग पिछले काफ़ी साल भर के ऊपर हो गए बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनमें से कुछ बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और मेडल भी जीते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉक्सिंग में, स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग में, फिर इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल ताइक्वांडो में, फिर स्टेट लेवल पे मुई थाई में, नेशनल लेवल पे मुई थाई चैंपियनशिप में भी इनको मेडल हासिल किया। अभी जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल खेल के आए, उनका भी वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 बच्चे सिलेक्शन भी हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने के लिए, टर्की में होगा। वहाँ पे बच्चे मेडल निकाल देते। तो फिर आगे नवंबर में होने वाले एशियन इंडोर मार्शल आर्ट जो एशियन ओलंपिक का कराते, उसमें जाने के लिए उनको मौका मिलेंगे। इनके पास टैलेंट है तो कोई हाथ देने वाला नहीं है। 90% बच्चे जो होते जो अच्छी घर से, जो अपन बोलते जो ऐसे नॉर्मल घर से, उनके पास पैसा है तो सब, टैलेंट नहीं है तो टैलेंट तो वो नहीं। इनके पास क्या खोने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास चाहिए एक मौका चाहिए जहाँ अपन वो कुछ कर सके, अपने आप को दिखा प्रूव कर सकते दुनिया को कुछ। संस्था में ट्रेनिंग ले रही बालिकाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवेश से आती है
इस संस्था में 50 बालिकाएं ट्रेनिंग ले रही है, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी है। इन बच्चों का सपना देश का नाम रोशन करना है। जहां चाह है वहीं राह है, इस बात को चरितार्थ कर रही है श्री राम मार्शल आर्ट स्कूल की बालिकाएं, जो अभावों के बावजूद अपना सपना पूरा कर रही है। अभी यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है और नेशनल्स में सिलेक्शन हो चुका है। अब इंटरनेशनल्स होंगे तो उसके लिए गोल रहेगा और मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में मैं अपना स्पोर्ट्स में ही करियर बना पाऊँ। लड़कियों को खेल कूद में आगे रहना चाहिए और मैंने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता है। और जैसे नरेंद्र मोदी ने ये एक कार्यक्रम चलाया था जिस प्रकार, और इसी तरह लड़कियों को खेलों में आगे रहना चाहिए। मैं नेशनल मुथाई सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और स्टेट में मैंने गोल्ड लिया है। मैं यही चाहती हूँ कि आगे बढ़ के लड़कियाँ पीछे ना रहें, इन चीज़ों में आगे आए, सेल्फ डिफेंस सीखे, ताइक्वांडो सीखे, मुथाई सीखे और सके। ताइक्वांडो और मुथाई खेलती हूँ और मैं ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना भी चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी लड़कियों के प्रति काफ़ी खेल की प्रथा चलाई है और हमें ये सेल्फ डिफेंस सीखना भी चाहिए क्योंकि यह लड़कियों के लिए बहुत आवश्यकता है। दूरदर्शन समाचार जयपुर के लिए कमल योगी की रिपोर्ट। प्रदेश में बिपरजॉय तूफान के एक बार फिर असर देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर ने जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इन स्थानों पर बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और अमेरिका के डीएनए में है लोकतंत्र। अमेरिकी सांसदों ने किया प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी पर हुई बातचीत। तकनीक के 25 क्षेत्रों को किया गया चिन्हित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और शुभारंभ। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुरू की नई व्यवस्था। दवा वितरण केंद्र और जांच केंद्र की हुई शुरुआत। बिपरजॉय के कारण प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत विभिन्न जिलों में हुई हल्की बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। कई जिलों के तापमान में हुई गिरावट। दोपहर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डी राजस्थान के साथ। नमस्कार।